अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 43। मैंने ठीक सुना था कि पुलिस वालों के दिल में जज्बात होते ही नहीं। तुम एक मजलूम लड़की के साथ मजाक कर रहे हो। लाजवंती सुल्तान ने कहा, अगर हम में जज्बात ना होते तो जिस तरह तुमने अपने आप को पेश किया था हम इनकार ना करते, बल्कि इंतज़ार ही ना करते कि तुम खुद अपने आप को पेश करो। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। देखना ये है कि तुम मेरे साथ वफा करोगी या नहीं। कहते हैं हिंदुओं पर एतबार नहीं करना चाहिए। सच पूछते हो? लाजवंती ने कहा, मुझे हिंदुओं से नफरत हो गई है। वजह बता चुकी हूँ। अगर तुम मजाक नहीं कर रहे तो मैं तैयार हूँ। जब कहोगे आ जाऊंगी। अपने लीडरों के नाम और पते बता दो, सुल्तान ने कहा। अपने घर का पता बता दो। ये भी सोच लो कि हम खुफिया जरिए से मालूम कर लेंगे कि तुमने अपने घर और दूसरों के घर सही बताए हैं। फिर शादी का धोखा देने की क्या जरूरत थी? लाजवंती ने उदास से लहजे में कहा। ये मैं जानती थी कि तुम मुझसे यही पूछोगे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अगर पकड़ी गई तो पुलिस वाले तुम्हें धमकियां देंगे, लालच भी देंगे और हम सब के नाम पते पूछेंगे। तुम्हारी बहादुरी ये होगी कि अपने देश पर कुर्बान हो जाना, किसी का नाम ना बताना। तुम धमकियां दे चुके हो, अब शादी का लालच देते हो। पुलिस सिर्फ धमकियां नहीं दिया करती, मैंने कहा। अगर चाहती हो कि तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और आधी रात तक तुम्हें पता चल जाएगा कि पुलिस सिर्फ धमकियां और लालच नहीं दिया करती। सुल्तान ने मुझे आंख से इशारा किया और मैं बाहर निकल गया। ये भी पुलिस का एक तरीक़ेकार होता है कि इस किस्म के मुल्ज़म के पास सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर रहता है और वो एक ख़ास अंदाज से पूछ-गुछ जारी रखता है। फिर दूसरा जाता है और वो मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीश करता है। सुल्तान ने वही तरीक़ेकार इख्तियार किया। ये तो मैं मान नहीं सकता कि सुल्तान वाकई उस हिंदू लड़की के साथ शादी कर लेगा। आम जहन के लोग कह सकते हैं कि हम उसे डरा धमका कर और तशद्दुद से तमाम बातें पूछ सकते थे। अगर हम पूछ लेते तो क्या हो जाता? इन सब को गिरफ्तार कर लेते तो किस इल्ज़ाम पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाते? इस लड़की को गिरफ्तार करते तो ये कह देती कि मैं और सुल्तान उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में घसीट लाए हैं और इसे ख़राब करना चाहते हैं। जासूसों और तखरीबकारों को ऐन मौके पर पकड़ा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि उनके गिरोह के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को किसी जगह इकट्ठा होने का मौका दिया जाए। अगर हम इस लड़की पर एतबार कर लेते और ये मुख्तलिफ नाम बता देती तो हो सकता था कि ये ज़ाती दुश्मनी की वजह से एक दो गलत आदमियों के नाम पता बता देती। हमारा मकसद ये था कि उस गिरोह का खुफिया अड्डा मालूम हो जाए और मज़ीद खुफिया मालूमात मिल जाएं। मैं निसफ घंटे से ज़्यादा देर बाहर घूमता फिरता रहा। आखिर सुल्तान बाहर आया और उसने मुझे बुलाया। तुम यहीं ठहरो, सुल्तान ने मुझे कहा, इसे छोड़ आऊं। वो लाजवंती को साथ लेकर चला गया और मैं बेवकूफ़ों की तरह मुंह देखता वहीं खड़ा रहा। मुझे सुल्तान पर ऐसा शुबा नहीं हो सकता था कि वो लाजवंती की खूबसूरती का शिकार हो रहा है। वो सर्विस में मुझसे सीनियर था। मैं तो सीधा भर्ती हो गया था। सुल्तान पहले ही पुलिस में ASI था और उसे इसी ओहदे में भर्ती किया गया था। उसकी सर्विस 2-2.5 साल की थी जब उसकी जहानत और जिस्मानी चुस्ती को देखते हुए उसे स्पेशल ब्रांच में ले लिया गया। उम्र में वो मुझसे 3-3.5 साल बड़ा था। उम्र और तजर्बे के लिहाज से मैं उसे अपना उस्ताद समझता था। खुदा ने उसकी शक्ल सूरत में भी कशिश पैदा की थी
और उसकी जुबान में तो जादू का असर था। उसकी इन खूबियों को देखते हुए मैं उसकी किसी बात या अमल को गलत नहीं कह सकता था। वो इतने पुख्ता किरदार का आदमी था कि लाजवंती से मात नहीं खा सकता था। वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आया, बहुत खुश नजर आया था। शादी तय हो गई? मैंने हंसते हुए पूछा। हो गई जी, हो गई, सुल्तान ने कहा। उसने अपने घर का और 4 और आदमियों के पते दे दिए हैं। अब ये मालूम कराना है कि ये पते सही भी हैं या नहीं। वो तो करा लेंगे, मैंने कहा, लेकिन उसे तुम छोड़ आए हो, फिर तो वो नहीं मिलेगी। एक जुआ खेला है, सुल्तान ने कहा। कल शाम के बाद उसने मुझे मिलने का वादा किया है। सुल्तान ने मुझे वो जगह बताई जहां उनकी मुलाकात तय हुई थी। मारे जाओगे सुल्तान, मैंने कहा, उस जाल में ना आओ। उसके साथ मेरी बहुत बातें हुई हैं, सुल्तान ने कहा। वो तो रोती रही है। उसे यकीन हो गया था कि हमने उसे छोड़ दिया है। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो रो रही थी। यहाँ तो उसने इतनी ज्यादा बातें नहीं की थी। बाहर जाकर उसने एक ही रट लगाए रखी कि मुझे मुसलमान कर लो, मेरे साथ शादी कर लो। एक बार तो उसने मेरे पांव पकड़ लिए। लड़की मजबूर है, वैसे वो अखलाक वाली मालूम होती है। सुल्तान यार, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे इखलाक पर शुबा होने लगा है। मुझे तुम्हारे इखलाक का कोई गम नहीं, वो तबाह होता है। मैं डरता हूँ कहीं तुम अपने आप को तबाह ना कर बैठो। ना भाई, मैं इतना कच्चा तो नहीं, सुल्तान ने कहा। ये मेरे झांसे का नतीजा है कि उसने अपने और इतने सारे आदमियों के घरों की निशानदही कर दी। हकीकत यह है कि मैं सुल्तान अहमद के इस तरीक़ेकार को खतरनाक समझ रहा था। सुल्तान अहमद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो उस गिरोह की जड़ों में उस लड़की की मदद से उतर जाएगा। सुबह हुई तो हमने अपनी ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल को ये सारे नाम और पते दिए और कहा कि वो मालूम करके आए कि ये सही है या गलत। हेड कांस्टेबल को हमने अच्छी तरह समझा दिया कि किसी को पता ना चले कि वो पुलिस का आदमी है, और ये भी पता ना चले कि इन घरों के पतों की तस्दीक कराई जा रही है। हेड कांस्टेबल की ज़्यादातर सर्विस CID की थी। उसे मालूम था कि इस तरह की तस्दीक किस तरह कराई जाती है। मैं और सुल्तान अपने दफ्तर चले गए। दिन के पिछले पहर हेड कांस्टेबल ने आकर हमें बताया कि जिन लोगों के ये नाम हैं उनके पते यही हैं। लाजवंती ने अपने बाप का नाम लिखवाया था और उसका पता भी सही निकला। हेड कांस्टेबल ये तमाम घर देख आया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन आदमियों को गिरफ्तार करने या उनके घरों पर छापा मारने का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। उसके अलावा कोई कार्रवाई फौरी तौर पर ना करने की वजह भी मैं बयान कर चुका हूं। हम उस जगह की तलाश में थे जहां ये लोग अपने प्लान बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। उस रात सुल्तान लाजवंती के वादे के मुताबिक कमरे में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वो 1.5-2 घंटे के बाद वापस आया। मैंने खास तौर पर देखा कि उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ हासिल हुआ? मैंने पूछा। हो जाएगा, उसने जवाब दिया। मुझे शक होने लगा है कि उसे इस गिरोह का खुफिया ठिकाना मालूम है, लेकिन डरती है कि वो पकड़े गए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम में अकल है, मैंने सुल्तान से कहा, तो तुमने लाजवंती से जरूर पूछा होगा कि उसने कुल अपने लीडरों को कल क्या बताया था कि वो हम दोनों को लाती लाती खुद कहाँ गायब हो गई थी। ये बात तो उससे सबसे पहले पूछी थी, सुल्तान ने कहा। उसने बताया कि उसे इधर भेजने वाले उसके लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे हमारे साथ आते देख लिया था। उसने उन्हें बताया कि उसने हमें किसी और चक्कर में लाकर अपने जाल में फांस लिया है और वो हमें बरगला कर एक न एक दिन उनके पास ले जाएगी। लड़की होशियार है, आंखों में धूल झोंकना जानती है। मुझे अब भी शक है सुल्तान, मैंने कहा। चूंकि तुम अकेले उससे मिलते हो, इसलिए तुम ही बेहतर समझते हो कि वो तुम्हारे साथ खेल रही है या तुमने उसे अपने जादू में ले रखा है।
मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि होशियार रहना। अगर पसंद करो तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे लाजवंती को पता लगे बगैर आ जाया करूं। नहीं, सुल्तान ने जवाब दिया, मैं ऐसी जरूरत नहीं महसूस करता। सुल्तान 7-8 रातें मसलसल उसे मिलता रहा। एक रोज वो वापस आया तो इस तरह खुश था जैसे वो कोई मुल्क फतेह करके आया हो। वो आते ही मुझसे बगलगीर हो गया। आज मैदान मार लिया, उसने कहा और जेब से मिट्टी की एक डिस्क निकालकर मुझे दिखाई। कहने लगा, ये देखो, उसने अपने गिरोह के ठिकाने का दरवाज़ा खोल दिया है। मैंने उस डिस्क को देखा। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राम स्वरूप के अटैची केस से बरामद हुई थी और उस पर हरफ दा किंदा था। ये तो वही है, मैंने कहा। बिल्कुल वही, सुल्तान अहमद ने कहा। लाजवंती अब मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में है। उसने तसव्वुर में मेरे साथ शादी कर ली है। आज ही की बात है कि उसने कहा, सुल्तान, शादी की क्या ज़रूरत है, ये दिलों का मैल होता है, मज़हब भी दिल ही का मामला है। मैं तुम्हारे साथ चली चलती हूँ। मैं दिल से अपने आप को मुसलमान और तुम्हारी बीवी तस्लीम कर चुकी हूँ। तुमने उसे खामद बनकर दिखा दिया होगा, मैंने कहा। ना यार, सुल्तान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी नीयत को अपने कब्जे में रखा हुआ है। जिस रोज़ मैं लाजवंती जैसी किसी औरत का बगैर निकाह के खामद बन गया, उस रोज़ सुल्तान तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन CID का सब इंस्पेक्टर और सुरागरसान मर जाएगा। तुम ये सुनो कि मैं क्या खजाना लेकर आया हूँ। उस गिरोह के किसी आदमी से किसी दूसरी जगह का रहने वाला इस गिरोह का मेंबर मिलना चाहे, वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हों, तो वो अपना तारफ इस डिस्क के जरिए कराते हैं। उनमें से एक आदमी को कोई जगह बताकर ये कहा जाता है कि वहां जाकर वो इस डिस्क को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में आहिस्ता आहिस्ता उछालता रहे, जिस तरह बाद लोग आदतन चाबी हाथ में उठाए उसके साथ खेलते रहते हैं। एक आदमी उसके करीब आकर ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे किसी के इंतजार में आन रुका हो और डिस्क वाले के साथ उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। वो आदमी आहिस्ता से कहेगा, मालूम नहीं डाक खाना किधर है। डिस्क वाला जवाब देगा, ज्यादा दूर नहीं, और उसके बाद वो इकट्ठे चले जाएंगे। उन लोगों ने अपने दस्ती बम भी बनाकर रखे हुए हैं। ये इस गिरोह के खुफिया कोड हैं। ये इतना कीमती राज होता है जो किसी कीमत पर नहीं बताया जाता। लाजवंती ने यह सुल्तान को बता दिया था। सुल्तान, मैंने कहा, मैं तो अब भी खतरा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ और जिस आदमी से मिलो वो तुम्हें अपने साथ उसी अंजाम को ले जाए जहां लाजवंती ले जाना चाहती थी। तुमने लाजवंती की बेताबी नहीं देखी, सुल्तान ने कहा। मुझे ऐसे मिलती है जैसे माँ को कई दिनों का खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। वो तो मेरे लिए पागल हुई जा रही है। मैंने भी लड़कियों की बेताबियां देखी हैं, मैंने कहा। बहरहाल अगला कदम तुम अकेले तो नहीं उठाओगे। हाँ हाँ, सुल्तान ने कहा। सुबह विलकाकस साहब और SP साहब को पूरी रिपोर्ट देंगे और इस गिरोह में दाखिल होने की स्कीम तो वही बनाएंगे। सुबह हम दफ्तर गए तो इंस्पेक्टर विलकाकस को ये पूरी रुदात सुनाई। लाजवंती के मुतल्लिक भी सब कुछ बताया और ये भी बता दिया कि वो सुल्तान के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी है। सादे बहादुर, मैंने कहा, हो सकता है कि लाजवंती का ये फैसला चालबाजी हो। ये सुल्तान के लिए बल्कि मेरे लिए भी खतरा होगा। फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर विलकाकस ने कहा। तुम दोनों अकेले नहीं होगे, जॉनसन साहब के पास चलो। हम दोनों ने वही कहानी जो विलकाकस को सुनाई थी SP जॉनसन को सुना दी। वो तजर्बेकार पुलिस अफीसर था। उसने दुनिया के यानी मुजरमों की दुनिया के बड़े किरदार और बहुत से रंग देखे थे। उसने बाल की खाल उतारनी शुरू कर दी। उसे भी यही शक था कि लाजवंती धोखा दे रही है। आखिर उसने अपनी हर तरह से तसल्ली की। उस महम में तुम दोनों नहीं होगे, SP जॉनसन ने कहा, और सब इंस्पेक्टर अल्लाहदाद को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये गिरोह तुम तीनों को पहचानता है। इंस्पेक्टर विलकाकस, तुम के भेजना चाहोगे? कोई मुसलमान ही होगा, विलकाकस ने कहा।
ये गिरोह हिंदुओं का है, इसलिए इस मुहिम में किसी हिंदू अफसर को शामिल नहीं करना चाहिए। उसने ज़रा सोचकर एएसआई अतीक बेहतर रहेगा, वो उसी इलाके के रहने वाला है, सुल्तान ने कहा। हिंदुओं की तरह बोल सकता है और उनके मज़हब और तौर तरीक़ों से भी वाकिफ़ है। एएसआई अतीक रहमान को उसी वक्त बुला लिया गया। अक्लमंद आदमी था। अगर वो फिल्मी दुनिया में या किसी थिएटर कंपनी में चला जाता तो कामयाब एक्टर होता। एसपी जॉनसन और इंस्पेक्टर विल्काक्स ने उसी वक्त स्कीम तैयार कर ली और जिन आदमियों ने उसमें शामिल होना था उन्हें बुला लिया गया। उन्हें तफसील से बताया गया कि ये क्या ऑपरेशन है और किस आदमी की क्या ड्यूटी है। सुल्तान अहमद को हुक्म मिला कि वो अतीक को डिस्क और कोड और अल्फाज को अच्छी तरह समझा दे। वो दिन अहकाम, हदायत और रहसल में गुजर गया। रहसल की ज़रूरत अतीक को थी क्योंकि ख़तरनाक काम उसी ने करना था। बाकी आदमियों ने अतीक की हिफाजत के लिए और आखिर में छापा मारने के लिए प्राइवेट कपड़ों में उस जगह के इर्द गिर्द रहना था। उस रात भी सुल्तान लाजवंती से मिलने चला गया। वापस आकर उसने बताया कि लाजवंती बहुत परेशान थी। गिरोह के 2 लीडरों ने उसे डांट डपट शुरू कर दी थी कि वह सुस्ती और कोताही कर रही है और उसे कहते थे कि हम दोनों को वो जल्दी लाए। लाजवंती झूठ बोल बोल कर उन्हें तसल्लियां दे रही थी। अब वो सुल्तान से कहती थी कि शादी करनी है तो बहुत जल्दी करो। क्या तुम मेरे गिरोह के आदमियों को पकड़ने का बंदोबस्त कर रहे हो? लाजवंती ने सुल्तान से पूछा। नहीं, सुल्तान ने जवाब दिया। अगर उन्हें पकड़ा तो खतरा है कि वो तुम पर शक करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारी खातिर उन लोगों को दिल से उतार रहा हूं। अगर वो लोग तुम्हें परेशान करते हो और तुम उनसे इंतकाम लेना चाहती हो तो मैं उन्हें गिरफ्तार करा सकता हूं। रहने दो सुल्तान, लाजवंती ने कहा। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगर उस वक्त उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर तुम उनके खिलाफ जो भी कुछ भी कर सकते हो करना। यह सुल्तान की एहतियाती तदबीर थी। अगर वो लाजवंती को बता देता कि वो उन आदमियों को एक दो दिनों में पकड़ लेंगे तो लाजवंती दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किसी न किसी के साथ उसका जिक्र कर सकती थी। 2 रोज बाद उस मुहिम की कार्रवाई शुरू हो गई। बाद में जो तफसीलात मालूम हुई वो इस तरह थी। अतीक हिंदुओं के लिबास में उस गिरोह के एक सरकर्दा फर्द के पास गया। ये लाजवंती से मालूम किया गया था जो कि उसके नाम बताए हैं उनमें लीडर किस्म का आदमी कौन है। यहाँ मैं 2 चीज़ों की वजाहत करूँगा। एक है हिंदुओं का लिबास। आजकल हिंदुओं ने अपना रिवायती लिबास पहनना कम कर दिया है। उस ज़माने में हिंदुओं की अक्सरियत एक ख़ास किस्म की धोती बांधती थी। कुर्ता लंबा होता है और सर पर ख़ास किस्म की कपड़े की टोपी रखते थे। दूसरी बात जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ ये थी कि दहशतगर्द गिरोहों में ज़्यादातर आदमी नौजवान या जवानी की अरूज की उम्र के थे। उनमें सोच की गहराई बहुत कम थी। वो जोशीले और जज्बाती थे। पुलिस उनके इसी वसफ से फ़ायदा उठाती थी। अतीक उस गिरोह की मखसूस डिस्क अपने साथ ले गया। जिस शख्स ने उससे मिलना था वो एक जनरल स्टोर में मिल सकता था। यह उसके बाप की दुकान थी और वो भी उसी दुकान में होता था। उसकी तालीम FA तक थी। अतीक स्टोर के सामने जाकर खड़ा हो गया। लाजवंती ने उस आदमी का हुलिया सुल्तान को बताया। अतीक ने डिस्क को दोनों हाथों में बारी बारी उछालना शुरू कर दिया। उसने अपना खड़े होने का अंदाज ऐसे रखा जैसे वो किसी के इंतजार में हो। 2-3 मरतबा दुकान के अंदर की तरफ देखा। उसे एक जवान साल आदमी दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने बाहर देखा। उस वक्त अतीक उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें टकराईं। अतीक ने उस शख्स के चेहरे पर बड़ा नुमाया तासुर देखा। वो बाहर आ गया और अतीक के पास आकर रुक गया और दूसरी तरफ देखने लगा। मालूम नहीं डाक खाना किधर है, अतीक ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात की हो। ज्यादा दूर नहीं, उस जवान साल आदमी ने कहा। धर्मिंदर, अतीक ने कहा।
उस जवान साल दुकानदार का नाम धर्मिंदर था। वो अतीक की तरफ मुड़ा तो अतीक ने अपना नाम शोतम बताया। धर्मिंदर ने अतीक के हाथ में डिस्क देख ली थी, जो दरअसल अतीक ने उसे खास तौर पर दिखाई थी। धर्मिंदर दुकान में किसी को ये कहकर कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा है, अतीक के साथ चल पड़ा। आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्मिंदर ने पूछा। ये और पूछने और बताने की जरूरत नहीं, अतीक ने बारोब लहजे में कहा, जैसे वो बड़ा लीडर हो। मैं बहुत जल्दी में हूँ और बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। वो चले गए और एक ऐसी सड़क पर जा निकले जहाँ आते जाते लोग बहुत ही कम थे। देखो धर्मिंदर, अतीक ने कहा, तुम लोगों ने जो बम बनाकर रखे हुए हैं वो नाकस हैं। मैं एक नमूना लाया हूँ, उसका तरीक़ेकार भी बता दूंगा और चीज़ें भी लिखवा दूंगा। ये ख्याल रखो कि यहाँ के 3 आदमी और एक लड़की पकड़े गए हैं। इसका मतलब यह है कि तुम लोग राजदारी से काम नहीं लेते और जज्बाती होकर बेअक्ली की हरकतें करते हो। तुम लोग एक और खतरनाक गलती कर रहे हो। लाजवंती कौन है? एक बेवा लड़की है, धर्मिंदर ने जवाब दिया, और तुम उसे सीआईडी के आदमियों को फांसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अतीक ने कहा। उसे रोक दो, वो किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है। वो आखिर लड़की है, पकड़ी गई तो तमाम आदमियों के नाम पते बता देगी। रोक देंगे, धर्मिंदर ने जवाब दिया। पर शोतम जी, मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। हमारे आदमी बाद औकात लीडर के हुक्म के बगैर ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं। मुझे उनके नाम बताओ, अतीक ने कहा। और अब मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ के दोस्त कितनी जल्दी और कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। मैं उन्हें नया बम दिखाऊंगा, मेरे थैले में है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। मैं इस जगह का वाकिफ नहीं, मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ सबने इकट्ठे होना है। मैं इधर उधर इंतज़ार करूँगा और तुम जिस कदर जल्दी हो सके और जितने ज़्यादा आदमी हो सकें वहाँ इकट्ठे कर लो। जगह ज़रा दूर है, धर्मिंदर ने कहा। तांगा पकड़ लेते हैं। वो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें एक तांगा मिल गया। धर्मिंदर ने तांगे वाले को बताया कि कहाँ तक जाना है। दोनों तांगे में बैठे और शहर के एक ऐसे हिस्से में चले गए जहां मजदूर किस्म के लोग रहते थे। धर्मिंदर ने उन 3 साइकिल सवारों की तरफ तवज्जो ना दी जो आम से लिबास में तांगे से थोड़ी दूर पीछे पीछे आ रहे थे। तांगा रुका तो तीनों साइकिल सवार तांगे के करीब से गुजरकर आगे चले गए। धर्मिंदर तांगे वाले को पैसे देने लगा तो अतीक ने उसे यह कहकर रोक दिया और खुद पैसे दिए कि अखराजात मेरे जिम्मे हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो। धर्मिंदर ने अतीक को एक मकान दिखाया और कहा कि आदमी वहां आ जाएंगे। धर्मिंदर चला गया और अतीक वहां टहलने लगा। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें उसने बम डाल रखा था और उसी में उसका रिवाल्वर था जिसमें 6 गोलियां भरी हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एक तांगा वहां आकर रुका और उसमें 6 आदमी सवार थे। उनकी उम्रें 20 से तकरीबन 26 साल तक थी। वो सब उसी मकान में चले गए। चंद मिनट बाद अतीक भी अंदर चला गया। उसे तवक्का नहीं थी कि यह मुहिम इतनी आसान होगी। उसे खतरा महसूस होने लगा कि वो कहीं खुद ही उस जाल में नहीं फंस रहा। उसे यह खतरा मोल लेना ही था। उसके पास रिवाल्वर था और कमोबेश 15 कांस्टेबलों की गार्ड, जिनके साथ एक एएसआई था, कहीं मौजूद थी। करीब 3 साइकिल सवार पुलिस के ही आदमी थे जो अतीक के साथ साथ आते रहे थे। अतीक अंदर गया तो देखा एक नहायत मामूली सा मकान है। साफ पता चलता था कि इस मकान में कोई कुंबा नहीं रहता। गालबन एक आदमी वहां मौजूद होगा। अतीक के अंदर जाते ही एक आदमी ने अंदर से दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और वो अतीक को एक कमरे में ले गया जहां 7 आदमी थे। 6 तो तांगे पर आए थे और एक पहले ही मौजूद था। अपना बनाया हुआ एक बम दिखाओ, अतीक ने कहा। एक आदमी उठकर दूसरे कमरे में गया और टीन का गोल सा एक डब्बा उठा लाया। अतीक ने उसे हाथ में लेकर हर तरफ से देखा। ऐसे कितने बना चुके हो? अतीक ने पूछा। 6 बिल्कुल तैयार हैं, एक ने जवाब दिया। और क्या कुछ है तुम्हारे पास? 2 शिकारी बंदूकें हैं, धर्मिंदर ने जवाब दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि बंदूकें और रिवाल्वर ज्यादा इकट्ठी कर लें।
अतीक ने थैले में से एक डब्बा सा निकाला जो तकरीबन 3 इंच चौड़ा और 4 साढ़े 4 इंच लंबा था। उसने ये सामने रख दिया। ये है वो बम जो हमने बनाया है, अतीक ने कहा। ठहरो दोस्तों, एक आदमी जो उम्र में उन सब से बड़ा मालूम होता था बोला, परशोत्तम जी आप आए कहाँ से हैं? मैं धर्मेंद्र को बता चुका हूँ कि ये पूछना और बताना बिल्कुल जरूरी नहीं, अतीक ने जवाब दिया। क्या आप इस शहर के रहने वाले हैं? उस आदमी ने पूछा। नहीं, अतीक ने जवाब दिया, बहुत दूर से आया हूँ। अगर तुम्हें शक है तो तुम ये भी देख लो। उसने डिस्क निकालकर सबको दिखाई। छोटी उम्र के नौजवान अपने साथी को जो अतीक से सवाल पूछ रहा था टोकने लगे कि वो परशोत्तम जी को परेशान ना करे।